हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बता रहा हूँ 2017 का क्वेश्चन बैंक इवेंट। ठीक है। जो क्वेश्चन रहता है बिहार पॉलिटेक्निक का, जो रहता है 3 ग्रुप में बटा हुआ रहता है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में एक एक नंबर का 20 ऑब्जेक्टिव रहता है। ग्रुप बी में 5-5 नंबर का 4 क्वेश्चन रहता है। और ग्रुप सी में 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। टोटल कितना नंबर का होता है? 70 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है। ठीक है। तो जब आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इसको रफ करना है, क्वेश्चन पे नहीं। कॉपी के लास्ट के 2 या 3 पेज ले लीजिएगा, वहाँ पर ROUGH करके रफ लिख दीजिएगा। और वहीं से क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट बना रहे हैं तो फर्स्ट लिख के और उसका रफ कीजिएगा। रफ को रफे कीजिएगा, नहीं कि लंबा बनाते रहिएगा। अब अगर आपको आता है तो पूरा एकदम शॉर्टली रफ कीजिए, और नहीं आता है तो लॉन्गली रफ वहीं पे कीजिए। जिससे हमको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बनाना है। ठीक है। क्या पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है इतना को, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए बाई एक्स प्लस बी बाई इतना। एलसीएम लेंगे तो इतना आएगा, इतना कैल्शियम इतना ही ना आएगा। फिर ए इंटू क्या है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बी तो इसके साथ। ठीक है। तो 1 बराबर ए एक्स माइनस 1 होगा। अभी बी बराबर इतना। अब इसको क्या किए कि अलग अलग दे दिए। फिर बी एक्स, अभी क्या किए कि एक्स कॉमन लिए तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी और ये माइनस ए। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 और माइनस ए इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हैं? माइनस बी लिख सकते हैं। और हमको माइनस ए बराबर 1 आया, तो ए बराबर क्या वैल्यू आया था? 1 माइनस 1। इधर माइनस कर देंगे तो -1। ठीक क्या हो गया? बी बराबर माइनस ए का वैल्यू यहाँ डाल दिए तो बी बराबर क्या वैल्यू आ गया मेरा? ए। अब यहाँ हम क्या पुट कर देंगे इसमें? इसी तरह से ना पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं, तो हम पुट कर देंगे। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ए के जगह पर क्या है मेरा? -1। तो -1 बाई एक्स, और ये क्या है? बी के जगह पर 1 है तो +1 बाई एक्स माइनस 1। तो ये क्या है? इसको आगे रख लेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बाई एक्स माइनस 1। इसको क्या लिख सकते हैं? -1 बाई एक्स। अर्थात इस तरह का कौन सा ऑप्शन है देख लीजिएगा। देखिएगा ये ऑप्शन सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है। इसी तरह से आराम आराम कीजिएगा आप। फिर अगर क्वेश्चन सेकंड का हमको सेकंड देखना है, क्या कर रहा है कि इफ ए एंड बी आर आर्बिट्ररी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए और बी क्या है? आर्बिट्ररी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, तो देन क्या हो जाएगा? अब देखिए, जितना भी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज होता है, आप उसको जितना बार ऑब्जेक्टिव बनाइए, आप उसको थोड़ा सा पलट पलट के देखते जाइएगा कि कौन सा प्रॉपर्टीज होता है। यहाँ पर मैं वही बताऊंगा जो आंसर सही है, कि ए प्रॉपर्टी जो होता है, ए बी का इन्वर्स जो होता है, पहले बी का या और फिर उसके बाद ए का होता है। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा? सी सही होगा। हाँ, अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से आप क्वेश्चन फर्स्ट बनाते हैं उस तरह से आप अपना आंसर बुक पे फर्स्ट के आंसर लिख दीजिएगा। फर्स्ट फर्स्ट का आंसर लिखिएगा सी, इतना लिख के आप सीरियल नंबर बनाते चले जाइएगा कॉपी पे। सेकंड बना लीजिएगा तो सेकंड का भी लिख दीजिएगा जो आंसर आया सी, ताकि आपको दोबारा देख के कुछ कुछ लोग क्या करता है कि एक बार सोल्यूशन करने के बाद एक एक उतारते, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। एक बनाइएगा, उसके बाद लिख लीजिएगा उसका आंसर, फिर सेकंड बनाइएगा, फिर उसका आंसर, फिर थर्ड बनाइएगा, फिर उसका आंसर। ठीक है। थर्ड का भी देखिएगा कि इफ ए एंड बी ए एम बाई एन मैट्रिक्स, ये जो है कह रहा है क्या कि ये जो है एम बाई एन मैट्रिक्स है। ठीक है। और बी एक और मैट्रिक्स है, वो भी क्या है? एन बाई पी मैट्रिक्स। देन इसमें कौन सा रूल फॉलो करेगा? तो देखिएगा, जब भी हमको ए बी आता है तो यही रूल फॉलो करता है, बी डैश ए डैश। इसलिए हम यहाँ कहेंगे थर्ड का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। थर्ड का बी हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह का प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज याद किया जाएगा। इसलिए जितना भी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज होगा याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन जब क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं तो आप मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का सारा प्रॉपर्टी देखिएगा, थ्योरी देखिए या ना देखिए, लेकिन जो प्रॉपर्टीज होता है एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इस तरह से है, इस तरह का क्या है? डिटर्मिनेंट हो सकता है, अर्थात हमको इसका वैल्यू निकालना है। हमको पूछ रहा है क्या कि वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एक्स, इसको हम क्या निकालेंगे? तो इसको इस तरह से करेंगे, इसको इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 20। तो इज इक्वल टू 20 आएगा, तो इधर जाएगा तो हमको क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0।
अब हमको इसको ऐसा ब्रेक करना है कि -20 होती है। ब्रेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करने आपको आता होगा, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, हम जानते हैं कि 4 इंटू 5 क्या होता है 20, अर्थात 5 में से 4 को अगर घटाएंगे तो हमको क्या हो जाएगा 1, अर्थात हमको -1 एक्स आ गया। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमको निगेटिव भी रखना है, भी निगेटिव रखना है, तो हमको इसको क्या करना होगा कि -5x प्लस 4x हमको करना होगा, क्योंकि -5 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -x आ गया, और इक्वल टू -20 इज इक्वल टू 0। तो -20 तो 5 गुने 4 -5 गुने 4 -20 आएगा। इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ब्रेक करना रहता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ब्रेक करना है। आप लोग 10th में जानते होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से ब्रेक करके उसका एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। नहीं तो फार्मूला बी स्क्वायर, अगर किसी को नहीं निकाल रहा है तो बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर 4ac/2a वो भी फार्मूला आप लगा सकते हैं। अगर ब्रेक नहीं हो रहा हो तब, अगर ब्रेक करने आ गया तो ठीक है। ब्रेक किस तरह से किया जाता है, अब इसको हम क्या करेंगे कि एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स -5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, +4 कॉमन लेंगे ना, यहाँ से हम क्या लिए 4 कॉमन लेंगे। तो जब हम 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x -5 इज इक्वल टू 0। तो हमको क्या आ जाएगा कि ax प्लस 4 और ax -5 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो x बराबर एगो वैल्यू आ जाएगा 4, एगो आ जाएगा 5, यही ना आएगा। तो x बराबर 4 और 5 वैल्यू लोग कौन है -4, x बराबर -4 5, ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 का बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। देखिएगा यहाँ अगर दिखाई नहीं दिया हो तो इसका सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ये वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। डिटर्मिनेंट में कह रहा है कि जो है इसका डेल्टा का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिएगा ये डिटर्मिनेंट साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। डिटर्मिनेंट पर हम लोग जानते थे, क्या जानते हैं कि अगर कोई रो या कोई कॉलम अगर सेम हो, मान ले कि ए बी सी कोई रो या कोई कॉलम इस तरह से होगा। अगर ये रो या कॉलम दोनों क्या है सेम है, ये क्या है कॉलम जो है दोनों सेम है, तो उसका वैल्यू 0 होता है। या अगर कोई रो हो, अगर मान ले कि इस तरह से हो ए बी सी, या कोई इस तरह से रो हो तो इसका भी वैल्यू 0 हो गया। तो बताया गया था उसका प्रॉपर्टीज में कि अगर कोई रो या कॉलम का जो मतलब क्या हो कि दोनों सेम हो, मान लीजिए C1 और C2 सेम है, या ई भी सेम हो सकता है, मतलब 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 के बराबर होगा। तब इसमें देखना है कि अगर हम इसको क्या करते हैं कि इसको इसमें ऐड कर देते हैं, अर्थात C2 प्लस C3 कर देंगे। इसमें हम क्या कर देंगे कि C2 प्लस C3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा A प्लस B प्लस C तीनों आ जाएगा, अर्थात मेरा क्या हो जाएगा 1 1 1, ये क्या हो जाएगा ए बी सी, यही क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये भी क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये भी क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। जब ये तीनों सेम होता है यहाँ से निकल जाएगा, तो निकल जाने के बाद यहाँ क्या बचेगा 1 1 1 निकल जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हम जब बाहर निकाल देंगे, निकाला जाता है जब तीनों रो या तीनों कॉलम में अगर कोई सेम हो, सेम एलिमेंट हो, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं बाहर निकाल देते हैं। ये भी प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट का, इसीलिए हम बोलते हैं कि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी याद रखिएगा। तो 1 1 1, अभी क्या हो गया ए बी सी, तो यहाँ क्या बचा 1 1 1, और इसलिए इसका वैल्यू टोटल का 0 हो गया। तो 0 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5 का ये 0 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वैल्यू ऑफ 14C3, 14C3 कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पढ़ना है। तो 14C3 का जो वैल्यू पूछा था कॉम्बिनेशन का, हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे NCR, जो NCR के फॉर्म में NCR आता था कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में क्या था कि n के फैक्टोरियल बाई क्या था n माइनस आर के फैक्टोरियल इंटू आर के फैक्टोरियल। ये ध्यान में रखिएगा, फार्मूला ये हमेशा यूज होगा, इसलिए इसको याद रखिएगा किस तरह से फैक्टोरियल निकालना है। तो n के फैक्टोरियल n माइनस आर के फैक्टोरियल इंटू आर के फैक्टोरियल। तो अब हमको इसको सॉल्यूशन करना है। तो
देखिएगा यहाँ पे हम करते हैं कि n के फैक्टोरियल अर्थात 14 के फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला माइंड में सेटअप कर लीजिएगा, कॉम्बिनेशन से एक ऑब्जेक्टिव जरूर आता है। तो n के फैक्टर एक या दो, जरूरी नहीं है, एक या दो जरूर आता है। 14 के फैक्टोरियल और n माइनस फोर, तो n माइनस फोर, तो n कितना है 14, n माइनस आर ना, तो एन सी आर होता है, तो आर कितना है 3, तो ये 14 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 के फैक्टोरियल, और ये आर कितना है 3 अर्थात इंटू 3 के फैक्टोरियल। तब फैक्टोरियल को ब्रेक करने के लिए क्या नियम है, 14 गुने 13 गुने 12 गुने 11 के फैक्टोरियल लिख देंगे। इससे आगे भी जाएगा, लेकिन हमें 11 तक क्यों लिखें, क्योंकि हमको 11 के फैक्टोरियल नीचे में है और मल्टीप्लाई में है, तो ए से ए हम काट सकते हैं और बाकी बचा मेरा 3 के फैक्टोरियल। तो 3 के फैक्टोरियल के ब्रेक कर देंगे, तो 3 इंटू 2 इंटू 1। अब कोई भी फैक्टोरियल कंटिन्यू कब तक जाता है, जब तक 1 तक जाता है। 1 के आगे भी जाएगा, लेकिन यहाँ तक हम 1 तक ही ले जाते हैं। तो अभी क्या हो जाएगा 11 से 11 फैक्टोरियल काट दिया, ऐसे हम नहीं काट सकते हैं। अगर हम 11 यहाँ नहीं रहता, अगर मेरा यहाँ 7 रहता तो हम इसको 7 तक लेके जाते। ठीक है, हम इसको काटने के लिए ऊपर स्टॉप कर दिए 11 तक। अगर 7 मेरा यहाँ कटा के आता, जो भी नीचे में बड़ा आता, अगर मान लीजिए E7 रहता और E6 रहता, तो हम 7 तक ले जाके इसको काट देते। ठीक है, तो ये हमको क्या कर दिया 11 के फैक्टोरियल काट दिए। अब 3 टू जा 6, अभी सिंपल मल्टीप्लाई हो गया, 6 आएगा, 6 टू जा क्या हो जाएगा 12, तो अभी 13 टू जा क्या होता है 14 गुने क्या हो जाएगा 26। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 364 आएगा, जो कि मेरा आंसर क्या होगा सी। और नहीं तो आप इसको कैलकुलेटर में भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैलकुलेटर में भी कॉम्बिनेशन निकालने के लिए प्रोसेस है, उसमें की है, कीपैड है। इसलिए अगर अगर आप ऐसे निकालने में असमर्थ हो तो कैलकुलेटर से भी इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट में वहाँ निकाला जाता है, लेकिन वो आप नहीं कर पाइएगा। अगर कोई जानता है उससे डिटर्मिनेंट निकालना कैलकुलेटर से, तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप हाथ से ही बना लीजिएगा, ठीक ना। लेकिन यही नियम जब भी वैल्यू निकालने के लिए आया कॉम्बिनेशन के, तो ये नियम लगाइएगा तो जल्दी निकल जाएगा, नहीं तो कैलकुलेटर से भी जल्दी निकल जाएगा। अब 7 नंबर है कि द वैल्यू ऑफ NC0, NC1, NC2, NC3। देखिएगा 7 नंबर जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हर एक साल 1 या 2 पूछता है ऑब्जेक्टिव में ही, ठीक ना। तो अभी तक जितना ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है कॉम्बिनेशन का इस तरह का, वो देख लीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट, हल्का डिफरेंट करके सब दिया होगा, इसलिए सारा का वैल्यू आराम से देख लेंगे, उसको मिला लेंगे कैसे होगा। इसलिए इस 7 का वैल्यू इसमें 2 टू द पावर n होगा। क्या होगा 2 टू द पावर n होगा। 7 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखिएगा। ये अब देखिएगा ट्रिगो का है। ट्रिगो से भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आता है, जिसमें एक एक दो क्वेश्चन देगा जो वैल्यू वाला क्वेश्चन देगा, उसमें वैल्यू निकालना। जैसे इसी में देखिए ट्रिगो का क्वेश्चन लाइन से ही 4 क्वेश्चन है, 8, 9, 10, 11, 4 क्वेश्चन है लाइन से ही। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि वैल्यू पूछ रहा है किसका, कॉसेक इनवर्स -1 का। कॉसेक इनवर्स -1 का वैल्यू कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं, जिसको कैलकुलेटर से निकालना आता है। और नहीं तो आप इसको यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कॉसेक इनवर्स -1 का जो हमको वैल्यू निकालना है, तो हम बताए थे, देखिएगा ट्रिगो का प्रॉपर्टी जो होता है कि कॉस थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, कॉस थीटा, ठीक ना। सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, सेक थीटा। लेकिन बाकी सब में देखिएगा, अगर मान लिए कि साइन साइन हो गया, साइन माइनस थीटा, तो इसमें हो जाता है माइनस साइन थीटा। क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा। इसीलिए हम यहाँ कॉसेक माइनस थीटा आ गया, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। तो इसलिए पहले तो इसको हम माइनस में था, तो हम माइनस क्या कर दिए बाहर निकाल दिए। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक क्या हो जाएगा -1 हो जाए, सॉरी माइनस तो बाहर निकल गया, तो 1 हो गया। अब कॉस में -1 कब आता है, कॉसेक में माइनस कब आता है, तो पाई/2 पे आता है। 1 कब आता है, पाई/2 पे आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा -पाई/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, इसलिए 8 का आंसर क्या हो जाएगा बी होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस 15 देखिएगा, इस तरह का 3-4 वैल्यू आपको देले रहेगा। अब इस तरह का हमको सॉल्यूशन कैसे करना है वो भी ध्यान दीजिएगा। अगर निकालना चाहते हैं अगर cos 15 का वैल्यू, तो हम cos 15 क्या लिख सकते हैं, cos 45 माइनस 30 करके इसको क्या कर लेंगे, फार्मूला लगा देंगे, तो cos a माइनस बी का फार्मूला लगाते तो क्या हो जाएगा, cos a इंटू cos b, यही ना फार्मूला होता है। तो cos a इतना, cos b इतना, माइनस प्लस हो जाएगा cos में, और ये क्या हो जाएगा sin a, साइन क्या होगा 45 और sin b 30। ठीक है, cos 45 का वैल्यू क्या होता है, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। इसका क्या होता है √3 cos 30 का √3/2 प्लस क्या हो जाएगा 1/√2, और ये क्या हो जाएगा 1/2। जब ये 2 और √2 है तो इस क्या हो जाएगा 2√2, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2√2, दोनों बच जाएगा वही है, तो √3 प्लस 1 होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया √3 प्लस 1, इसका √3 प्लस 1 अर्थात 9 का बी होगा। लेकिन अगर कोई इतना करना नहीं चाहता है, सोचता है कि इससे भी जल्द हम बना लें, इससे भी हम जल्द बना लें, तो उसके लिए एक और प्रोसेस है। उसके लिए एक और प्रोसेस क्या है, देखिएगा देखिएगा यहाँ साइन 30 नहीं दिख रहा तो वो देख लीजिएगा कैसे लिखे थे। उसके लिए एक और प्रोसेस है कि आप कैलकुलेटर में cos 15 का वैल्यू निकालिएगा। क्या, cos 15 का जितना वैल्यू आपका कैलकुलेटर में cos 15 का आएगा, ठीक ना, मान लीजिए cos 15 का वैल्यू जो भी है, ठीक है, cos 15 का वैल्यू जो भी है उसको क्या कीजिएगा कि लिख लीजिएगा कि इतना वैल्यू आया cos 15 का। ठीक है, इतना वैल्यू cos 15 का है, निकाल लीजिए कैलकुलेटर से। ठीक है, अब एक एक जो प्रॉब्लम जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन से अब मिलाइएगा। अगर इतना नहीं करना चाहते हैं तो ऑप्शन से मिलाइएगा। देखिए सारा का आंसर ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन से मिलाते हैं। जो भी क्वेश्चन आप नहीं बना रहे तो उसको कैलकुलेटर के माध्यम से ऑप्शन से आंसर ढूंढिए। जैसे इसको मान लीजिए हम cos 15 हमको है, और इसको हमको बराबर पूछ रहा है कि कौन होगा, तब पहले तो इसको हम निकाले, cos 15 का वैल्यू कैलकुलेटर में रहता है, निकालना आसान से निकाल लिए। अब इसमें से सारा का सॉल्यूशन पहले तो इसका वैल्यू डालेंगे, तो इसका आएगा, अगर इसके बराबर होगा तो ई सही होगा, अगर इसके बराबर नहीं होगा तो अगला में चलेंगे, ई होगा। इसको भी वैल्यू देखेंगे कि √3 प्लस 1 और बाई √2 के अलावा फाइनली वैल्यू कितना आता है, तो ये देखिएगा कि दोनों का वैल्यू बराबर आएगा। आप अभी ही इस क्वेश्चन को पहले तो इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है, ये मेथड से रफली। लेकिन उसके बावजूद भी जो हम बताएं अभी कैलकुलेटर के माध्यम से निकालने के लिए, वो प्रोसेस से भी लगा के तुरंत देखेगा कि ये वैल्यू आता है कि नहीं, एकदम आएगा। ठीक है, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि इफ इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, तो सी इज इक्वल टू क्या होगा। तो आप देखिएगा ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है, ट्रिगो पढ़े होंगे। ट्रिगो में किसका है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है कि ए बी सी साइड दिया हुआ है और एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला आप लोग को जानकारी होगा कि अगर मान ले कि कोई त्रिभुज है ए बी सी, तो ए के सामने क्या होता है ए, बी के सामने क्या होता है बी, और सी के सामने क्या होता है मेरा सी होता है। ठीक है, तो ए के सामने ए होता है, बी के सामने बी होता है, और सी के सामने सी होता है। छोटा छोटा, बड़ा ए के सामने छोटा ए, बड़ा बी के सामने बड़ा बी, छोटा बी, और बड़ा सी के सामने छोटा सी। ठीक है, ये प्रोसेस हम आपको बताए हैं। ठीक ना, तो अब देखिएगा कि ए बराबर कितना है 15, बी बराबर कितना है 7, और सी बराबर कितना है 13, यहाँ पे लिख दिए। अब देखिएगा कि हमको कोसाइन का फार्मूला क्या है। अगर किसी को कोसाइन का फार्मूला नहीं याद है तो यहाँ देखिएगा किस तरह से याद हो जाएगा, वो भी प्रोसेस यहाँ पे देखिएगा कि कोसाइन का फार्मूला हम किस तरह से याद करें। देखिएगा हमको cos c को निकालने के लिए कह रहा था, इसलिए सबसे पहले हम cos c यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, cos c हमको निकालने के लिए यही ना एंगल c निकालना है, तो एंगल c निकालना है तो हम कोसाइन से यूज करके इसको एंगल c निकालेंगे, इसलिए हम cos c ले लिए। अगर ठीक है cos c ले लिए, तो cos c ले लिए तो हम पहले क्या कर देंगे कि a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर और माइनस सी के स्क्वायर, जो हमको निकालना है, जो एंगल हमको निकालना है उसको हम क्या कर देते हैं घटा देते हैं। अब वाई ई 2ab जो प्लस में है उसको 2ab कर देंगे। ठीक ना, तो यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से देखिएगा इसका हम सोल्यूशन यहाँ पे करते हैं। ए का हमको कितना है, ए का 15 15 का स्क्वायर, प्लस बी का कितना है 7 का स्क्वायर,
और सी का कितना हो गया 13 का स्क्वायर, अब बाई 2ab, 2a इज इक्वल टू 15, अब b इक्वल टू 7। ठीक है, जब आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो ऊपर में जो आएगा 225 प्लस 49 माइनस 169 आएगा, और ये नीचे में क्या जाएगा 210 आएगा मल्टीप्लाई करने पर। जब इसको हम कटकुटिया करेंगे अर्थात ऊपर आएगा 105 और नीचे आएगा 210, जो कट के क्या जाएगा 1/2 आएगा। जब 1/2 आ गया तो ये लिखेंगे कॉस सी बराबर क्या आ गया 1/2, तो सी बराबर क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/2। जब कॉस इनवर्स 1/2 आ जाए तो कॉस इनवर्स 1/2 कब आता है 60 डिग्री का वैल्यू है, तो सी बराबर क्या आ गया मेरा 60 डिग्री। ये मेरा ऑप्शन इसका 10 का क्या हो गया 60 डिग्री। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए हमको कॉस सी दिया था ना, अगर कोसाइन का फॉर्मूला हमको ए के टर्म में याद करना होगा, कॉस ए का हमको निकालना होगा वैल्यू, तो कॉस ए का वैल्यू हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो कॉस ए का कह रहा है ना, तो हम ए को क्या करेंगे उसमें घटाएंगे, तो बचेगा मेरा क्या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे। अब बाई क्या लिखेंगे 2bc। इसी तरह अगर हमको कोसाइन में निकालना होगा कॉस बी का निकालना होगा, कॉस बी का निकालना होगा एंगल, तो बी को हम घटाएंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस क्या करेंगे हम बी स्क्वायर और माइनस 2ca। इसी तरह से फॉर्मूला देख लीजिएगा, यहीं पे याद हो गया कोसाइन का सारा फॉर्मूला। इसलिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो एकदम तुरंत एकदम फटाफट इस तरह के मेथड लगाकर हमको क्या कर देना है सोल्व कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 देखना भी, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 भी साइन 18 का है। साइन 18 का देखिएगा वैल्यू हमको ये जो 15 का निकाले तो उस तरह से हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि घटाना है तो उस तरह का मेथड से साइन 18 का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। इसका दो ही प्रोसेस है आपको आंसर सही देने का। पहला कि जितना भी साइन 18 पूछे, साइन 72 पूछे, साइन 36 पूछे, कॉस 36 पूछे, या तो रट लीजिए और नहीं तो सबसे अच्छा मेथड कि इंजीनियरिंग के एग्जाम में कैलकुलेटर ले जाने दिया जाता है। क्यों ना हम कैलकुलेटर के वैल्यू कहीं यूज करते हैं। तो जब आप देखिएगा, देखिए सबसे पहले हम बता देते हैं कि साइन 18 का वैल्यू जो होता है वो रूट अंडर 5 माइनस 1/4 होता है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 का बी। लेकिन जब आप देखिएगा कैलकुलेटर के माध्यम से साइन 18 का वैल्यू निकालिएगा तो ये आएगा 0.309, और जब इसका भी कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका भी वैल्यू आएगा 0.309। इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए वैल्यू निकालने वाला तो आप कैलकुलेटर से ही साइन वाला निकाल लीजिएगा, ताकि आपका देखिए दो क्वेश्चन है एकदम दो के दो सही हो जाएगा। ठीक है, आई 8 9 ट्रिगो से देखिए 4 क्वेश्चन है, चारों इजी क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा गड़बड़ा 4 नहीं, एक और क्वेश्चन है आगे, 5 क्वेश्चन है ट्रिगो से, 5 नहीं एक और आगे है 6 क्वेश्चन है। मतलब ट्रिगो से 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, सभी पेपर में देखिएगा ट्रिगो से 6 सारा इजी रहता है, सब इसी मेथड पे रहेगा। कोई वैल्यू निकालने के लिए एक दे दिया जाएगा, 2 क्वेश्चन इस तरह का देगा 15 18 इसी तरह से वैल्यू। तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन रहेगा कैलकुलेटर से सोल्व कर करके देख लीजिएगा। आप जब घर पे क्वेश्चन बैंक बना रहे हो इस तरह से कीजिएगा तो आदत बन जाएगा एग्जाम में करने का। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन बैंक बनाइएगा इस तरह से। और एक बात और, हाँ, जब भी आप क्वेश्चन बैंक सोल्व कर रहे हो तो हम अगर बता रहे हैं उससे पहले आप एक बार कर लीजिए, उसके बाद वीडियो लेक्चर से समझ समझ के कीजिएगा, ताकि दोबारा माइंड लगाने में दिक्कत ना हो। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, कह रहा है कि इफ डी इज द डिनोटेड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या डी डिनोट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज नॉट करेक्ट। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा वैल्यू जो है सही नहीं है, यही नहीं कह रहा है नॉट करेक्ट सही नहीं है। तो देखिएगा कोई ट्रायंगल है, ठीक ना, हमको क्या करना रहता है कि कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, इसके सामने का देखिएगा ये भी है प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल का ही क्वेश्चन है, ठीक ना, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया मेरा क्या सी। ठीक है, तो ए बी सी हुआ, तब देखिएगा हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ, हाफ गुने ब्रेथ गुने हाइट होता है। तो ब्रेथ मेरा क्या है ए ब्रेथ है, और हाइट मेरा क्या है बी, हाइट मेरा क्या है बी। लेकिन हमको ये नहीं बताया है कि कौन सा साइड बेस है कौन सा साइड हाइट है, इसलिए हम सारा को लिख सकते हैं क्या 1/2, मान लिया कि हमको ए है तो ए, और साइन सी लिख दिए इस तरह से, क्योंकि इसका जो हाइट है हम साइन सी के टर्म में ले लेंगे साइन सी, तो बी
बी साइन सी। लेकिन एक डी ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें जो होता है साइन सी केवल लिया है, कोई इसमें बताया नहीं है कि कौन सा बेस के साथ कौन सा हाइट के साथ इसको हम ले रहे हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जो गलती है डी होगा। बाकी सारा इसका आंसर क्या है, सही है। तो ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव हम और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सोल्व करेंगे। पहले हम 2017 का सोल्व करके बताते हैं आपको, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 एक बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वाड्रेंट्स पूछ रहा है। तो क्वाड्रेंट्स आपको पता है, क्वाड्रेंट्स आपको पता है कि किस तरह से निकालना है। देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13। और सॉरी, इसका सॉल्यूशन अगर आपको नहीं cos A cos B का दिखाई दिया हो तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इसको पहले देख लीजिएगा, जो रफ हम आपको नहीं दिखा पाए हैं पहले, सॉरी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट्स द पॉइंट्स इतना इतना लाई। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि इतना लाई कौन सा क्वाड्रेंट्स में करेगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वाड्रेंट्स बनाएंगे। इसमें क्या होता है, ई होता है एक्स एक्सिस रहती है, क्या हो जाता है पॉजिटिव, आई भी क्या हो जाता है पॉजिटिव। तो इसमें होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर एक्स माइनस होता है, इधर प्लस होता है, तो इधर क्या होता है माइनस प्लस होता है। लेकिन इसमें क्या होता है माइनस, आई भी हो जाता है माइनस माइनस माइनस, आई ऑप्शन क्या है मेरा माइनस माइनस है। अर्थात क्वाड्रेंट थर्ड जो होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, यही थर्ड क्यू हम लिखे हैं, आपको थर्ड क्वाड्रेंट क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, थर्ड क्यू लिखे हैं, थर्ड इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। अब देखिए द रेडियस ऑफ सर्किल पूछ रहा है इतना। अब रेडियस ऑफ सर्किल, आप सर्किल जब बनाए होंगे, थ्योरी पढ़े होंगे, तो हाँ रेडियस ऑफ सर्किल का फार्मूला जितना भी ऑब्जेक्टिव रहता है फार्मूला बेस्ड रहता है, टफ नहीं रहता कभी भी नहीं, सारा फार्मूला बेस्ड रहता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव कम से कम मैथ में 16 से 17 सही होगा तो आपको एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। इसलिए जब भी ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सारा जो रहता है एक कॉन्सेप्चुअल रहता है, फार्मूला बेस्ड रहता है। तो अब देखिए हमको रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकालने के लिए हम फार्मूला बताए थे, और नहीं याद होगा तो अभी भी ही रट लीजिएगा। आर बराबर होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये रेडियस का फार्मूला होता है, ठीक ना। जब भी सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ रहे और उसमें हमको निकालना हो रेडियस, तो ये फार्मूला आप लगाइएगा, एकदम रिमेंबर कर लीजिए। आर बराबर रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसको 4-5 बार लिखिए अभी तुरंत, उसको रटिए, ठीक है। इतना फार्मूला, क्योंकि जरूरी है कि एक रेडियस निकालने के लिए कहीं ना कहीं आपको आएगा। तो अब देखिए हमको आर निकालना है, तो आर निकालना है तो हम जी और एफ कैसे निकालना है आपको हम बताए थे, अगर नहीं याद होगा तो फिर देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, हम यहाँ पे बताते हैं कि जी और एफ कैसे निकालिएगा। तो जी और एफ इस इक्वेशन से, तो देखिएगा यहाँ हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखे थे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ क्या लिखे थे -2gx, यहाँ क्या लिखे थे -2fy, और ये क्या था -c, ये प्लस के टर्म हो तो प्लस, ठीक है। तब यहाँ हम देखिएगा, हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस में सब रहता है ना, प्लस प्लस में रहता है, ठीक है। तब +2gx, तो यहाँ हम 2gx बराबर कि मेरा क्या है -8x, तो x और x, तो ये g बराबर क्या आ जाएगा -4, g बराबर क्या आएगा -4। इसी तरह से हम जाएंगे 2f ऑफ y बराबर -6y, तो y से y कैंसिल, तो f बराबर क्या आएगा -3। तो अब देखिएगा g और f का वैल्यू मेरा आ गया, तो हम r बराबर क्या डाल दिए हैं, g का वैल्यू, तो g का वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, और f है, एफ का वैल्यू मेरा 3 है, तो 3 3 जा 9, और सी का वैल्यू देखिएगा, सी के बराबर क्या है 25, तो यहाँ -25, तो ये 16 9 क्या होता है 25, और 25 में से 25 जाएगा तो 0, इसलिए इसका रेडियस जो होगा 0 होगा, इसलिए इसका रेडियस क्या होगा 0 होगा। तो ध्यान दीजिएगा रेडियस किस तरह से निकलता है। अगर इक्वेशन दिया हुआ रहे और सेंटर पूछ दे, तो सेंटर हम बताए थे कि जब भी सर्किल का इक्वेशन है तो सेंटर क्या होता है -g, -f होता है सेंटर। अगर सेंटर पूछ दे, तो यहाँ सेंटर पूछा नहीं, हम बता रहे हैं एक्स्ट्रा, -g, -f। तब देखिए -g करने के लिए t क्या हो जाएगा 4, i क्या हो जाएगा 3, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा 4 3। हम जब थ्योरी बता रहे थे आपको तभी बताए थे कि सेंटर और रेडियस निकालने में दिक्कत कभी भी नहीं कीजिएगा, बहुत इजी है, इसको बस थोड़ा सा सोचना है। तो क्या होगा -g और f का वैल्यू डाल दिए 4 और 3। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि द ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। देखिए कोई भी जब भी ग्रेडियंट के बात करें, ग्रेडियंट का जहां भी क्वेश्चन है, देखिए आता है डिफरेंशिएशन में भी, तो ग्रेडियंट का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, लेकिन आप डिफरेंशिएशन यहाँ नहीं पढ़े हैं, इसलिए ग्रेडियंट हम यहाँ समझाते हैं ग्रेडियंट होता क्या है। इसमें हम ग्रेडियंट क्या निकालेंगे कि y को वैल्यू में एक साइड रख देंगे, y जैसे हम क्या लिखे यहाँ 3y माइनस में था ना, तो इधर हम रख दे 3y। अब x वाला टर्म इधर रख दे 3x, और जो c का वैल्यू है उसको ले लिए इधर, ठीक है। अब हमको जो y का कोफिशिएंट था अगर रहे तो ठीक है, डिवाइड करेंगे इसके दोनों में ले जाके, क्योंकि इधर से जाएगा तो डिवाइड होगा, किसको सबके लिए डिवाइड होगा 3 से, तो इसलिए y बराबर हम क्या लिखेंगे √3/3 इंटू एक्स और -3। अब जो x का कोफिशिएंट जो हुआ वही मेरा ग्रेडियंट होगा, x का जो कोफिशिएंट होगा वही मेरा क्या ग्रेडियंट होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। ग्रेडियंट का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो इसी कॉन्सेप्ट पे एकदम ध्यान दीजिएगा, x का जो कोफिशिएंट हो मेरा क्या होगा ग्रेडियंट होगा। तो देखिएगा जब हम इसको क्या किए कि 3 से इसको डिवाइड किए तो इसको भी करेंगे ना, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है इससे, तो ये मेरा क्या आ गया √3/3, लेकिन जब हम ऑप्शन ढूंढते हैं तो कोई नहीं है, अर्थात हम इसको √3 से ऊपर नीचे रेशनलाइज करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं परमेयीकरण। क्या करेंगे, जब हम रेशनलाइज करेंगे, थोड़ा सा अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो देख लीजिएगा, यहाँ पे है, हम इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 3 हो जाएगा, अर्थात यहाँ देखिए 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया 1/√3। तो ये ऑप्शन देखिए मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो 15 का आंसर क्या हो गया सी। तो ग्रेडियंट का जब भी क्वेश्चन रहे तो थी जो हम सॉल्यूशन किए, इस सॉल्यूशन को रिमेम्बराइज कर लीजिए। कैसे करना है फिर से हम बता देते हैं, y के टर्म में लिखना है, जो बाकी y एक साइड और बाकी टर्म एक साइड, जो y का कोफिशिएंट रहेगा तो हम डिवाइड कर देंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, और x का जो कोफिशिएंट रहेगा वही मेरा क्या होता है ग्रेडियंट होता है। अगर हम आंसर मिलाना है, अगर नहीं मिला तो हम क्या किए रेशनलाइज किए, रेशनलाइज करने के बाद मेरा आंसर मिल गया, आंसर सी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन, ये कह रहा है क्या कि लाइन गोज थ्रू इतना एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, किसके एक्सिस के हैं एक्स एक्सिस। देखिएगा जब हम क्वाड्रेंट्स बनाते हैं तो एक्स एक्सिस लाइन कह रहा है जो पास कर रहा है किस पॉइंट से 4, इतना पॉइंट से, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो केवल मेरा क्या है वाई से कुछ दूरी पे है ना, तो हमको वाई से दूरी पर है, इसलिए हमको वाई और वाई के साथ जो डिस्टेंस रहता है वही क्या है -5, तो माइनस हम घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस y+5 = 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा y+5 = 0। ये हम जब थ्योरी बता रहे थे आपको उस समय भी बताए थे कि इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम शॉर्ट में कैसे बना लेना है, नहीं तो इसको और फार्मूला लगा के y-y1 इंटू एम इंटू एक्स माइनस x1 के फॉर्म में बनाया जा सकता है। तो जो y हम लिखे देंगे और y1 क्या हो गया y1 के टर्म में, तो y1 = -5, तो -5 तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, और ये जो पैरेलल है पैरेलल के स्लोप 0 हो जाता है, तो स्लोप 0 हो जाता है तो पूरा वैल्यू इधर 0 हो जाएगा, इसलिए y+5 = 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 का बी होगा। तो देखिए अभी तक जितना भी हम क्वेश्चन बताए हैं सारा का सारा ऑब्जेक्टिव इजी है, कोई भी टफ नहीं है, सब का सब फार्मूला है। अब देखिएगा एक 17 नंबर क्वेश्चन फिर से आ गया कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम ए लाइन इतना। अब देखिए ये भी हम बताए थे कि कोई पॉइंट से डिस्टेंस के वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला हम बताए थे, क्या बताए थे डिस्टेंस फार्मूला हम बताए थे ना, क्या होता है ax1 प्लस by1 और प्लस सी बटा रूट अंडर क्या होता है a² प्लस b²। ये फार्मूला हम आपको बताए थे, ठीक है, ये फार्मूला हम आपको बताए थे। अब बताए थे कि a बराबर क्या हो गया, तो a बराबर मेरा क्या वैल्यू हो गया a बराबर 3, b बराबर क्या हो गया, तो b बराबर -4, ठीक है। अब x1 y1, तो x1 = मेरा e हो जाएगा और y1 = e हो जाएगा, और c क्या है मेरा c का वैल्यू e है। तब एकदम सिंपली रख के एकदम हमको क्या करना है, रख के मेरा वैल्यू निकाल देना है। रख के जब हमको वैल्यू निकालना है तो देखिएगा e बराबर मेरा कितना था 3, तो 3 इंटू x1 का वैल्यू कितना है तो -2, फिर प्लस b का वैल्यू कितना है मेरा b का वैल्यू है -4, फिर कितना है इसका y का वैल्यू y1 का, तो ये मेरा
6। देखिएगा किस तरह से हम वैल्यू रखते जा रहे हैं, यही गलती नहीं करना है। सी का वैल्यू मेरा कितना है, -10, ठीक है, ये मॉड के रूप में है, ठीक है, रूट अंडर ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और प्लस बी का स्क्वायर 4 4 4 जा 16, ठीक है। तो ये जब हम 3 2 जा क्या हो गया, इसको देखिएगा जब सॉल्यूशन करेंगे तो -6 आई -24 आई -10, और बाटा रूट अंडर क्या होगा, 16 9 25, 25 का क्या हो जाता है 5। जब हम इसको करेंगे तो 24 और 6 क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 30, और 30 और 10 40, माइनस 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 सब है तो सब साइन क्या होगा माइनस, और हमको क्या है रूट में है, अति सॉरी मॉड में रहता है, तो इसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे। पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे तो 40/5, इसलिए इसका वैल्यू कट के कितना हो जाएगा 8। इसका वैल्यू क्या आएगा 8। कभी भी इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि मोड में रहता है, ठीक है। तो 18 का सॉल्यूशन किस तरह से किए देखिएगा, ये भी एकदम इजी था, एकदम फार्मूला याद करना था, इसलिए अभी ही डिस्टेंस एकदम पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी कितना क्वेश्चन आ गया, 1 2 3 4, 15 से लेकर 18 तक 4 क्वेश्चन आ गया मेरा। देखिएगा ट्रिगो से 6 क्वेश्चन है और इससे 4 क्वेश्चन है, सारा इजी कॉन्सेप्ट एकदम फार्मूला बेस्ड है, ठीक ना। सारा जितना जो पूछेगा फार्मूला बेस्ड पूछेगा। अगर ये 10 क्वेश्चन बना देते हैं 10 नंबर हो गया। अब आएगा मेरा वेक्टर से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का क्वेश्चन है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या होता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है 0। अर्थात हम मान लिए कि इसको वेक्टर ए और इसको वेक्टर बी मान लेंगे। देखिए आप वेक्टर में पढ़े होंगे अलग अलग, एक स्केलर प्रोडक्ट पढ़े, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़े, लेकिन यहाँ अगर जब नहीं लिखेगा स्केलर, नहीं लिखेगा वेक्टर कि हमको किससे करना है, तो हमको जो भी आपको इजी लगे उससे कर देना है। जिसे हम जानते हैं कि ए डॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है डॉट प्रोडक्ट में। तो ए डॉट बी यहाँ देखिएगा, अगर लिख देता है तो करना जरूरी है कि वेक्टर से ही बनाएंगे, लेकिन नहीं लिखा तो आपको जो इजी लगे उससे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। ए डॉट बी तब देखिएगा हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 क्या हो जाएगा -2, डॉट प्रोडक्ट ही ना हो जाएगा -2, डॉट प्रोडक्ट ध्यान दीजिएगा कैसे होता है, फिर क्या हो जाएगा -8, आई क्या हो जाएगा +2 लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डॉट प्रोडक्ट 0। तो 8 2 कितना हो गया 10, तो इधर जाएगा तो 10, तो 2 लैम्डा बराबर क्या हो गया 10, इसलिए लैम्डा बराबर क्या आ गया वैल्यू आ गया 5, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, है नहीं जी। इसलिए ये ज़्यादा टफ नहीं है, जितना ऑब्जेक्टिव है आप सारा का सारा सही बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, आई क्रॉस जे क्रॉस के है, ठीक है, आई क्रॉस जे क्रॉस के है, यही है ना। तब देखिएगा पहले तो हम कोई भी बोर्ड मास आप पढ़े होंगे 10th के नीचे, तो बोर्ड मास में तो क्या कहता है पहले ब्रैकेट के काम करना है। तो हम बताए थे कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम कैसे चलते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम आई, यहाँ लिख देते हैं हम जे, यहाँ लिख देते हैं हम के, ठीक है, यही नहीं बताए थे कॉन्सेप्ट। तो जे क्रॉस किया था, जे से के गया तो वैल्यू क्या बचा आई, सीधा डायरेक्शन में जा रहा है, तो सीधा डायरेक्शन में तो यहाँ आई, और क्रॉस इसका वैल्यू क्या आ गया मेरा आई, और आई क्रॉस आई का वैल्यू क्या हो जाता है 0, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट में सेम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाता है 0, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया मेरा 0, ठीक है, बहुत ईजी था। ये डॉट प्रोडक्ट रहता तो इसका वैल्यू क्या होता 1, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है क्रॉस प्रोडक्ट। तो यही सब बात को ध्यान देना है कि कहाँ मेरा वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है, कहाँ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, नहीं कि बहुत लोग ये बना रहे हैं चल, तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान देना है क्वेश्चन पे। मैथ बहुत इजी है, बस थोड़ा सा केयर करने की चीज है उसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत बड़ा एकदम थ्योरी लिख दिया है, लेकिन है बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक ना। कह रहा है कि द फोर्स आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर के एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इफ इट इज ए डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट इतना टू द पॉइंट इतना। देखिएगा तो देन वर्क डन इज क्या होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला देखिएगा, वर्क डन यहाँ हम अभी बता देते हैं, आप बनाए होंगे क्वेश्चन है नहीं। वर्क डन जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है डॉट प्रोडक्ट होता है। देखिएगा वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है।
तो फोर्स जो मेरा दिया हुआ है देखिए यही कह रहा है कि फोर्स, तो फोर्स बराबर क्या हो गया इतना, कह रहा है कि एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, डिस्प्लेस्ड कह रहा है मतलब डिस्प्लेस हो रहा है, अर्थात ये जो पॉइंट ए है पॉइंट बी है, दोनों का जब हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे अर्थात डिस्प्लेस करें पॉइंट ए से पॉइंट बी, इसके बीच का हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसमें से इसको हम घटा देंगे, तो इस ये भी सारा क्या आ जाएगा आई प्लस जे प्लस के आ जाएगा, तीनों को जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा आई प्लस जे प्लस के आएगा, यही ना मेरा डिस्प्लेसमेंट निकल गया, तो ये हो गया मेरा एस और ये हो गया मेरा एफ, एफ जो फोर्स यहाँ हो गया, अगर ये थ्योरी क्वेश्चन में रहा ऐसा तो इसी बनाएंगे, एफ बराबर इतना और एस बराबर मेरा ए माइनस बी हो गया, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव है तो इसलिए हम यहाँ समझा रहे हैं। अब हमको क्या आएगा कि ये भी उतना ही आ गया, ये भी उतना ही आ गया, दोनों सेम आ गया, अर्थात हमको डॉट प्रोडक्ट करना है तो 1 × 1 ही ना आएगा, फिर 1 × 1 करेंगे, इसको घटाएं तो आई प्लस जे आया, इसको फोर्स के साथ तो 1 × 1, फिर प्लस 1 × 1 आएगा, तो जब तीनों को 1 × 1 1 + 1 + 1 करेंगे तो वैल्यू कितना आ गया 3, तो क्या आ गया 3, सॉरी आपको यहाँ नहीं दिखा होगा, देखिएगा यहीं पे लिखे थे कि 1 + 1 × 1 फिर 1 × 1 1 × 1, तो कैसे किए, तो इसको इसके साथ जो डिस्प्लेसमेंट हम निकालें इससे मल्टीप्लाई कर दिए, अगर हम बात कहें वो बात को भी देखिएगा दोबारा सुन के समझ में आ जाएगा क्या करना था। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वर्क डन जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा कि वर्क डन बराबर एफ डॉट एस या एफ क्रॉस एस, ध्यान दीजिएगा, या नन कुछ भी करके दे देगा, ऑब्जेक्टिव बना सकता है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा एफ डॉट एस होता है, इसलिए हम यहाँ डॉट प्रोडक्ट किए हैं, ए से बी के बीच पोजीशन वेक्टर अर्थात डिस्प्लेसमेंट निकाल के, डिस्प्लेसमेंट आप जानते होंगे पढ़े होंगे फिजिक्स में, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वही होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का, ठीक ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही निकाल ले हम तो 1 1 1 आएगा, 4 में से घटेगा 3 तो 1, 4 में इसमें 1 तो ठीक है 1 1 1 आएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आप सारा ऑब्जेक्टिव समझ गए होंगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा कि आगे वीडियो हम आपको अच्छे और बना के दें, और हम नेक्स्ट वीडियो का इस पार्ट में हम आपको ग्रुप बी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर ग्रुप सी का करेंगे। थैंक यू।